आज भारत में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बीजेपी गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा है। पिछले कई दिनों से पूरा देश नीट पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग के मुद्दे पर उबल रहा था। इसका सबसे बड़ा रूप 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक हुए प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जब देश के अलग अलग स्टेट से इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालात बिगड़ते गए, पुलिस लाठीचार्ज पर उतर आई, कई स्टूडेंट्स बुरी तरह घायल हुए। बदले में प्रोटेस्टर्स भी वायलेंट होकर पुलिस और जर्नलिस्ट को निशाना बनाने लगे। इसके बाद ये प्रोटेस्ट दबने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज देखते ही देखते मुंबई, गोवा, पटना, चंडीगढ़ और बैंगलोर समेत देश के कई शहरों तक फैल गई। कुछ दिनों पहले तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नीट पेपर लीक, सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मीम से शुरू हुआ ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन आज सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत का वही जेन जी जिसे सोशल मीडिया की जनरेशन कहकर मजाक उड़ाया जाता है, आज इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया है। क्या ये लड़ाई सिर्फ नीट पेपर लीक की रह गई है या अब सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम या कहे देश की पूरी व्यवस्था पर खड़े हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो ये सब आखिर कहां जाकर रुकेगा? आइए शुरू से समझते हैं इस पूरे मामले को। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत मई 2026 में हुई, जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर लीक हो गया। एग्जाम से ठीक पहले एक गैस पेपर वायरल हुआ जिसके करीब 180 में से लगभग 150 सवाल असली क्वेश्चन पेपर से मिल रहे थे। इससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को नीट यूजी के एग्जाम को रद्द करना पड़ा और मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। लेकिन परीक्षा रद्द होने से देश भर में बवाल मच गया। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने महीनों की मेहनत, लाखों रुपए और मानसिक दबाव झेलकर ये एग्जाम दिया था और अब दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना उनके साथ नाइंसाफी है। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को री एग्जाम कराने का अनाउंसमेंट किया और स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत हो सके उसके लिए दोबारा एग्जामिनेशन फी न लेने की बात भी कही गई। लेकिन फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ। देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय नहीं करती। उस दिन की मेंटल कंडीशन, पेपर का लेवल और कुछ क्वेश्चंस का इधर उधर हो जाना भी हजारों रैंक्स ऊपर नीचे कर देता है। हर साल नीट में 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जहां कई बार सिर्फ एक नंबर हजारों रैंक्स का फर्क पैदा कर देता है। ऐसे में री एग्जाम का मतलब लाखों स्टूडेंट्स के लिए फिर से उसी मानसिक दबाव में लौट जाना था। यही वजह थी कि बहुत से स्टूडेंट्स काफी हताश हो गए और करीब 21 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। इससे एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए पर और भी सवाल उठने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा बयान आया जिसने पहले से सुलग रही आग में पेट्रोल डालने का काम किया। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो परजीवी की तरह काम करते हैं। कुछ युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और हर व्यवस्था पर बेबुनियाद हमले करते हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। यहीं पर इस कहानी में अभिजीत दीपके की एंट्री होती है। पेशे से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, जर्नलिज्म ग्रेजुएट और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री हासिल कर चुके अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर चुके थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उबल रहे गुस्से को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने एक्स पर मजाक में एक पोस्ट लिखी कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज और गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मीम के तौर पर शुरू हुई ये पहल कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं के गुस्से का चेहरा बन जाएगी। कुछ ही दिनों के भीतर सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और इस मामले में उन्होंने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सीजेपी एक आंदोलन की तरह फैलने लगी और उन्होंने सरकार की अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन डिजिटल सपोर्ट और ग्राउंड प्रोटेस्ट में हमेशा फर्क होता है। इसलिए जब अभिजीत दीपके अमेरिका से वापस भारत आए और अपने पार्टी मेंबर्स के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो शुरुआती दिनों में ग्राउंड पर वैसी भीड़ दिखाई नहीं दी जैसी इंटरनेट पर दिख रही
रही थी। लेकिन फिर इस आंदोलन में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक शामिल हुए और तस्वीर बदलने लगी। 28 जून को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे सोशल मीडिया का सपोर्ट भी धीरे धीरे जंतर मंतर की सड़कों पर उतरने लगा। लेकिन इसी दौरान एक और चीज साफ दिखाई देने लगी। जो मंच नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए तैयार किया गया था, वो धीरे धीरे राजनीति का केंद्र भी बनता जा रहा था। सीजेपी को कई ऑपोजिशन पार्टीज का खुला समर्थन मिलने लगा। इसके साथ ही कई लेफ्ट विंग ग्रुप्स और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करने वाले संगठन भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। उन्हें लग रहा था कि लंबे समय बाद बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बन रहा है, इसलिए अलग अलग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स भी इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। हालात ऐसे हो गए कि कई नेता स्टूडेंट्स के मुद्दे से हटकर अपने अपने राजनीतिक एजेंडे उठाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रोहिल्ला मेहदी ने तो इस मंच से आर्टिकल 370 हटाए जाने का मुद्दा तक उठा दिया। लेकिन इन सब के बीच लगातार भूखे रहने की वजह से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका वजन तेजी से घटने लगा और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। सरकार को अंदेशा था कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो मामला उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस के दर्जनों जवान सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचते हैं और सबकी आंखों के सामने सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के खिलाफ सफेद चादरों में लपेटकर जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाते हैं। सरकार को लगता है कि शायद इस कदम से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही सोनम वांगचुक को इस तरह उठाकर ले जाने वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वैसे ही लोगों में उनके लिए सिंपैथी और सरकार के इस रवैये के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सपोर्ट की बाढ़ आ जाती है। सरकार का एक फैसला पूरे आंदोलन को ऐसी रफ्तार दे देता है जिसकी कल्पना ना तो सरकार ने और ना ही खुद सीजेपी ने की थी। 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का ऐलान सीजेपी पहले ही कर चुकी थी। इसलिए 20 जुलाई की सुबह होते होते देश भर से स्टूडेंट्स ट्रेन और बसों में सफर करके दिल्ली पहुंचने लगते हैं। सरकार कई मेट्रो स्टेशंस के गेट बंद करवा देती है, लेकिन इसके बावजूद करीब 50,000 लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में सीजेपी सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स के अलावा हजारों वो लोग भी थे जो कई अलग अलग मुद्दों पर गवर्नमेंट और बीजेपी से नाराज थे और उन्हें इतने बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर गवर्नमेंट का विरोध करने का अच्छा मौका दिख रहा था। सरकार को भी भीड़ का अंदाजा था, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दिल्ली पुलिस पहले ही पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग कर चुकी थी और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। हजारों लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है जैसे नारे लगाते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंच जाते हैं तो कुछ जनपद, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक की तरफ से पार्लियामेंट के करीब पहुंचने लगते हैं। हालात लगातार तनावपूर्ण होते जाते हैं और हर 10-20 कदम पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच धक्का मुक्की होने लगती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस आखिरकार आंसू गैस के गोले छोड़ देती है और लाठी चार्ज शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, किसी का सिर फट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो कोई चलने की हालत में भी नहीं बचता। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स भी पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। इस दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी तोड़ा जाता है। कुछ